दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारे देश भारत में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कितनी क्षेत्र हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जाना कि एफपीटीपी को क्यों अडॉप्ट किया गया, एफपीटीपी क्या होता है, पीआर सिस्टम क्या होता है, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं मिला है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास, वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम में हम लोग ने ये समझा कि जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन वो वो तबके का क्या जो इसको मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला। ठीक है, और हमारी जो सोसाइटी रही है वहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही आया है, भेदभाव होता ही आया है कास्ट के बेसिस पे, जात पात को लेकर। ठीक है, तो एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम में क्या कि उसमें जो डोमिनेंट जो कास्ट है क्या होंगे कि वही सिर्फ जीतते आएंगे, लेकिन जो हमारी जो ऑपरेस सोशल ग्रुप है वो अनरिप्रेजेंटेड रहेगी, उनके ग्रीवांसेस को सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट तो बड़े जात से आ रहा है, बड़े कास्ट से आ रहा है, तो उनके लोगों का तो बात सुना जाएगा, लेकिन इनके लोगों का बात का क्या, वो हम लोग जानेंगे। सो इन FPTP electoral system can mean that dominant social groups and castes can win everywhere and many oppressed social group may continue to remain unrepresented। इसका मतलब क्या कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स के लोग होंगे, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग होंगे, वो तो इलेक्शन जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि उनके समर्थन वाले जो कास्ट वगैरह होंगे वहां तो मेजॉरिटी होंगे ना, तो उनको तो सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स है, जो काफी पिछड़ा सोशल ग्रुप्स है, उनका क्या, वो तो अनरिप्रेजेंटेड रहेगी, उनकी नीड्स को नहीं सुनी जाएगी, वो क्या चाहते हैं ये नहीं जान पाएगा कोई। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थी इस डिफिकल्टी, इस मुसीबत से ये अवगत थी कि भाई कि ये जो तबका है उसका क्या करेंगे हम लोग, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, कैसे उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ठीक है, तो आजादी से पहले जो हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लाई थी। अब आप लोग बोलोगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे इंडिया एक्ट होगा, इंडिया एक्ट 1909 में इसका कंसेप्ट लाया गया था। अब आप लोग बोलो कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट क्या होती है। देखो, तो जब आजादी हमारी कंट्री की नहीं हुई थी तो सेवरल एक्ट्स आए थे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 1935, ये एक एक्ट हुआ जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलती थी, तो उसी में से एक कंसेप्ट उठ के आया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो अब जानेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है। It means that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग कर रहा है तो उसको वही वोटर चुनेंगे जो उस कम्युनिटी का बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कास्ट का आदमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको वही लोग वोट करेंगे जो उस कैंडिडेट के कास्ट से बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट के जाति से बिलोंग करता है। तो वो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो हमारी ब्रिटिश सरकार ने लाई थी आजादी से पहले। ठीक है, लेकिन जब हमारी कंट्री आजाद होने के बस कुछ 2-3 साल, मतलब कि 1946 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में जब उसका पहला मीटिंग हुआ था, मैंने पहले डिस्कस कर चुका है सारे डेट्स के बारे में, तब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लगा कि बट members of the constituent assembly express a fear that system will not suit the purpose। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स को लगा
कि भाई ये जो सिस्टम है ये हमारे जो पर्पस, हमारे उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर सकती है, क्योंकि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि सबको वहां पे इक्वल हो और सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। इससे ये जो हम जो सपना देख रहे हैं ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि अलग सिस्टम लाया, और उस सिस्टम का नाम क्या था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट लाया, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट लाया। अब ये सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम all voters in a constituency are eligible to vote, but candidates must belong to only a particular community or social section for which seats to be reserved. तो सेपरेट इलेक्टोरेट से हटके एक नया कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लाई। उसमें क्या था कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट के लिए कि जो ऐसे सोशल सेक्शन से आते हैं जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं मिला है, जो काफी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, लेकिन ये कंडीशन रखा कि सब लोग उसको वोट कर सकते हैं, बस जो सीट होगा वो रिजर्व होगा पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, नहीं हो पाए हैं सोसाइटी में, नहीं हो पाए कंट्री में, ठीक है। यानी सीट तो कैंडिडेट का रिजर्व होगा लेकिन वोटर सब होंगे, चाहे वो मेजॉरिटी चाहे वो मिनॉरिटी हो, समझ आया। अब जानते हैं कि आगे क्या प्रोविजंस थे। सर्टेन सोशल ग्रुप में बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में फैले होते हैं। अब मैं किस ग्रुप की बात कर रही हूँ उसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर नंबर में नॉट बी सिग्निफिकेंट टू इन्फ्लुएंस द विक्ट्री ऑफ कैंडिडेट। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा भी हो सकता है कि उसका पॉपुलेशन काफी कम हो जो किसी भी कैंडिडेट के जीतने के लिए नाकाम होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें कुछ सोशल ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन काफी कम है, तो क्या कैंडिडेट उसको तवज्जो देगी? एकदम नहीं देगी, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमको वोट मिल ही जा रहा है, तो हमको उससे क्या मतलब है ना, ठीक है। तो इसीलिए उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रॉपर प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन होना काफी जरूरी है। टू इंश्योर द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अ सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी। इसीलिए जो रिजर्वेशन का होना काफी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस सोशल ग्रुप को मुख्य धारा से जोड़ना काफी जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी हमारी सोसाइटी के पार्ट है ना। ना अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया इन लोगों के लिए, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उन लोगों के लिए क्या किया गया कि कुछ सीट लोकसभा में रिजर्व कर दिया गया, ताकि वो लोग भी रिप्रेजेंट कर पाए अपने कम्युनिटी को लोकसभा में, ठीक है। ये जो प्रोविजन था वो सिर्फ 10 सालों के लिए था, ठीक है। तो इस रिजर्वेशन सिस्टम को सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था और बोला गया कि भाई देख लेते हैं कि 10 साल में इनकी क्या स्थिति रहती है, ठीक है। सो अब क्या कि जो पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सटेंड कर सकती है जब वो एक्सपायर होगा, जो 10 साल का पीरियड खत्म होगा, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है जो अभी तक उसको कंटिन्यू कर रही है। आज हम लोग 2020 में रह रहे हैं तो अभी भी उनके पास रिजर्वेशन है, ठीक है। proportion of the seat reserved in respect to their respective population of the India। उनकी सीट उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्व की गई है। यानी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया नहीं होगा, पॉपुलेशन ऑफ द वो जो पॉपुलेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। तो प्रोपोर्शन जो है कैसे रिजर्व होगा सीट उनको उनके लिए कि पॉपुलेशन जहां एससी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। लेकिन वोटर्स कौन होंगे, उस सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग। ये नहीं होगा कि भाई वो जो एससी है वही वोट करेंगे, एसटी से वही वोट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अब कितनी सीट्स रिजर्व की गई है,
तो हमारी लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स है? 543, जिसमें से 84 एससीज के लिए है, 47 एसटीज के लिए है। ये 2012 डेटा के अकॉर्डिंग है। यानी of 543 seats in Lok Sabha, 84 reserved for the SCs and 47 reserved for the STs as on 1st September 2012। यानी 547 सीट्स में 543 सीट्स में 84 है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, 47 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अब मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो क्षेत्र है वो कौन डिसाइड करता है? कुछ तो ऐसा आयोग होगा जो डिसाइड करेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे वोटर्स होंगे, कैंडिडेट होंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करता है, आगे जानेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व। अब मैं बोल रही हूँ कि 84 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो वो डिसाइड करने वाला कौन है? ठीक है, तो वो कौन सा कमीशन है? डिलिमिटेशन कमीशन, यानी परिसीमन आयोग। ये डिसाइड करेगी कि भाई कितनी सीट रिजर्व होनी चाहिए एससीज के लिए और कितनी होनी चाहिए एसटीज के लिए। ये आयोग ये देखती है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है जो देखती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बाउंड्री खींचनी चाहिए, कितनी छोटी करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ये परिसीमन आयोग देखती है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे अबाउट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया और डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ द इंडिया, यानी जो चुनाव आयोग है और परिसीमन आयोग है, ये दोनों मिलके सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उसकी बाउंड्री वगैरह को देखती है, ड्रॉ करती है। ये इन लोग का काम है। ठीक है, अब इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है? अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इनका ये काम है कि जितने सारे क्षेत्र हैं ये लोग तय करें कि भाई कितना पॉपुलेशन है, इस कितना क्षेत्र होना चाहिए, किसी भी स्टेट में, पूरे कंट्री में कितना क्षेत्र होना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, quota constituency to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of the SC और ST in that state। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी राज्य में रिजर्व है एसटी और एससी के लिए, वो मैंने पहले बताया ना कि उनका जितना पॉपुलेशन होगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो सीट रिजर्व कर दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए, क्योंकि उन लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है। वहां पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो मेन फैक्टर है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को डिसाइड करती है। ठीक है, जब वो बाउंड्री को ड्रॉ कर देती है, जब बना लेती है, तो देखती है कि डिलिमिटेशन कमीशन की क्या पॉपुलेशन है उनकी, है ना। सो आफ्टर ड्रॉइंग बाउंड्रीज, डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन देखती है आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्री। ठीक है, और जानते हैं कि एसटी पॉपुलेशन कैसे उनका सीट रिजर्व किया जाता है। So, constituency that have the highest proportion of ST population reserved for the ST। जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ST का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट में डिलिमिटेशन कमीशन दो चीज देखती है। It picks constituency that have the highest proportion of the SC population. It also spread this constituency in different region of the state because population of the SC is spread generally throughout the country। तो SC के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए, अनुसूचित जाति के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए परिसीमन आयोग दो चीजों को देखती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC का पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे वो देखती है कि भाई देखो वहां पे एसटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफरेंट रीजन में स्प्रेड कर देती है। क्यों करती है, फैला देती है? क्योंकि जो एसटी की पॉपुलेशन है वो थोड़ी थोड़ी पूरे कंट्री में, कहीं बिहार में, कहीं छत्तीसगढ़ में, तो थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं कि वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, वो इवनली स्प्रेडेड है थ्रू आउट द कंट्री। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह पाए जाएंगे एसटी के पॉपुलेशन। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्प्रेड कर दिया था डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट में। ठीक है ना,
ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक सीट दे दी, हो गया काम खत्म, वो डिफरेंट रीजन में उनको स्प्रेड किया गया। ठीक है, reserved constituencies can be rotated each time delimitation exercise is undertaken। तो ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसको रोटेशन होता है, इसमें रोटेशन किया जाता है, और रोटेशन कौन करती है? हमारी परिसीमन आयोग। देखो, ऐसा जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन का बात किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इन्हीं के रिजर्वेशन का बात किया गया है। ठीक है, और कोई ऐसी जो जात है किसी के लिए भी रिजर्वेशन का बात नहीं किया गया है। ठीक है, एससी और एसटी का बात किया गया है। हालांकि कुछ सालों में वुमेन के रिजर्वेशन का भी बात किया गया, लेकिन वो अभी उसका बिल अटका हुआ ही है, अभी तक उसको पास नहीं किया गया है। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग देखते होंगे कि वार्ड पार्षद एक वुमेन, क्योंकि 1/3 ऑफ द सीट्स है वो रिजर्व किसके लिए किया गया है? वुमेन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।